जैन स्टेनो अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक मीना। दोस्तों, आज मैं आपको YouTube के इतिहास में पहली बार एक मैराथन क्लास ले रहा हूं, जिसमें मैं लगभग आपको 5 डिक्टेशन कंटिन्यू दूंगा। और ये डिक्टेशन स्पेशल हाई कोर्ट वालों के लिए और SSC वालों के लिए रहने वाली है दोस्तों। और बिना समय गवाए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है और यहाँ युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, क्योंकि वे अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और मेहनत से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। लेकिन जब यही युवा शक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, तो यह देश की स्थिति के लिए गंभीर चिंता का विषय बन जाती है। वर्तमान समय में भारत में बेरोजगारी एक बड़ी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या बन चुकी है। रोजगार के अवसरों की कमी के कारण लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बेरोजगारी का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति कार्य करने की इच्छा, योग्यता और क्षमता रखता है, लेकिन उसे अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त न हो सकता। बेरोजगारी केवल नौकरी न मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। किसी भी देश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जनसंख्या उत्पादन और रोजगार से जुड़ी हो। भारत में प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में युवा शिक्षा पूरी करके रोजगार की तलाश में निकलते हैं। सरकारी नौकरियों में पद सीमित होने के कारण लाखों उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। दूसरी ओर निजी क्षेत्र में भी सभी युवाओं को प्राप्त अवसर नहीं मिल पाते। परिणाम स्वरूप अनेक शिक्षित युवा लंबे समय तक बेरोजगार रहते हैं। आज स्थिति यह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवक भी छोटी नौकरियों के लिए आवेदन करने को मजबूर हैं। इंजीनियर, स्नातक और अन्य डिग्रीधारी युवा भी रोजगार के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेरोजगारी की समस्या गंभीर है, जहां रोजगार के सीमित संसाधन उपलब्ध हैं। भारत में बेरोजगारी बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या है। भारत में हर वर्ष लाखों नए लोग रोजगार की आवश्यकता के साथ श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन रोजगार के लिए अवसर उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरा प्रमुख कारण शिक्षा प्रणाली में कमी है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अधिकतर पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है, जबकि आज के समय में व्यवहारिक ज्ञान और तकनीकी कौशल की आवश्यकता है। कई युवा डिग्री तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके पास रोजगार प्राप्त करने के लिए
आवश्यक कौशल नहीं होता है। औद्योगिक विकास की धीमी गति भी बेरोजगारी का बड़ा कारण है। यदि देश में अधिक उद्योग, कारखाने और व्यवसाय स्थापित हों तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, लेकिन लोगों की धीमी वृद्धि के कारण रोजगार सृजन की गति कम बनी हुई है। कृषि क्षेत्र में भी बेरोजगारी देखने को मिलती है। भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि क्षेत्र सभी लोगों को पूरे वर्ष पर्याप्त रोजगार नहीं दे पाता। इससे छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मशीनों और आधुनिक तकनीकी के बढ़ते उपयोग के कारण भी कुछ क्षेत्रों में मानव श्रमिकों की आवश्यकता कम हुई है। इससे भी रोजगार के अवसर प्रभावित हुए हैं। भारत में बेरोजगारी कई प्रकार की होती है। शिक्षित बेरोजगारी सबसे प्रमुख समस्या है, जिसमें पढ़े लिखे युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती। मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जहां किसानों और मजदूरों को केवल कुछ महीने ही काम मिलता है। ग्रामीण बेरोजगारी गांवों में रोजगार के संसाधनों की कमी के कारण होती है। इसके अलावा संरचनात्मक बेरोजगारी भी होती है, जो अर्थव्यवस्था में बदलाव और नई तकनीकों के कारण उत्पन्न होती है। बेरोजगारी का प्रभाव व्यक्ति और समाज दोनों पर पड़ता है। बेरोजगार व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से परेशान रहता है। उसके परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई आती है। लंबे समय तक रोजगार न होने से व्यक्ति में निराशा और आत्मविश्वास की कमी उत्पन्न हो सकती है। बेरोजगारी सामाजिक समस्याओं को भी बढ़ावा देती है। बेरोजगार युवा कई बार गलत रास्तों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अपराध, नशाखोरी और सामाजिक असंतोष जैसी समस्याएं बेरोजगारी के कारण बढ़ सकती हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी बेरोजगारी का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब बड़ी समस्या में लोग उत्पादन कार्यों में भी भाग नहीं लेते तो देश को आर्थिक वृद्धि प्रभावित करती है। बेरोजगारी के कारण देश की मानव शक्ति का सही उपयोग नहीं हो पाता है। बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास करने की आवश्यकता है। सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। शिक्षा को रोजगार से जोड़ना आवश्यक है, ताकि युवा केवल डिग्री प्राप्त करने के बजाय आवश्यक कौशल भी सीख सकें। स्टॉप। चलिए दूसरा डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। रेडी, स्टार्ट। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां प्रत्येक नागरिकों को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को
सर्वोच्च स्थान दिया जाता है और जब किसी वर्ग की समस्याएं लंबे समय तक अनसुनी रह जाती हैं तब वह आंदोलन का मार्ग अपनाता है। वर्तमान समय में देश के युवाओं द्वारा रोजगार, शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय तथा अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर समय समय पर आंदोलन किए जाते रहे हैं। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर ऐसा प्रमुख स्थान है जहां विभिन्न संगठनों, छात्रों और युवाओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और आंदोलन किए जाते हैं। जंतर मंतर में युवाओं का आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकारों की अभिव्यक्ति तथा युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतीक माना जाता है। जंतर मंतर केवल एक ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं बल्कि यह लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले लोग अपनी समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। अनेक बार बेरोजगार युवा, छात्र संगठन, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी तथा सामाजिक संगठन अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर धरना और प्रदर्शन करते हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। जंतर मंतर इसी अधिकार की प्रयोग का एक प्रमुख मंच बन चुका है जहां से युवाओं की आवाज़ पूरे देश तक पहुंचती है। देश में युवाओं के आंदोलन के पीछे कई कारण होते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख कारण बेरोजगारी है। लाखों युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं लेकिन सीमित पदों और लंबी भर्ती प्रक्रियाओं के कारण उन्हें समय पर रोजगार नहीं मिल पाता। कई बार भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने, परीक्षा रद्द होने या परिणामों में देरी जैसी घटनाओं से युवाओं में असंतोष बढ़ता है। शिक्षा से संबंधित समस्याएं भी आंदोलन का कारण बनती हैं। उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत, छात्रवृत्ति में देरी, सीटों की कमी तथा शैक्षणिक संसाधनों की आसमान छूती उपलब्धता के कारण छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं। इसके कारण यहाँ कई प्रकार के आंदोलन देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, आरक्षण से जुड़े मुद्दे, युवाओं के अधिकार तथा अन्य सामाजिक विषय भी जंतर मंतर पर होने वाले आंदोलनों के प्रमुख कारण रहे हैं। जंतर मंतर पर होने वाले अधिकांश आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि अपने साथियों को एकत्रित कर धरना प्रदर्शन, रैली और जनसभाओं का आयोजन करते हैं। आंदोलनकारी अपने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपनी मांगों को सरकार और जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। कई बार आंदोलनकारी ज्ञापन देकर संबंधित मंत्रालयों और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से
भी ऐसे आंदोलनों को व्यापक समर्थन मिलता है और उनकी जानकारी देश भर में फैलती है। युवाओं के आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आंदोलन सरकार और प्रशासन का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित करते हैं जो लंबे समय से अनदेखी रह जाती हैं। जब युवा संगठित होकर अपनी बात रखते हैं तो नीति निर्माताओं पर उन मुद्दों पर विचार करने का दबाव बनता है। युवाओं के आंदोलन सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। इनके माध्यम से आम जनता विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। कई बार ऐसे आंदोलनों में परिणाम स्वरूप सरकार को नई नीतियां बनाने, नियमों में सुधार करने अथवा लंबित मामलों का समाधान करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। लोकतंत्र में भागीदारी का महत्व अत्यधिक है। युवा आंदोलनों में जाते हैं और इस जन भागीदारी को सशक्त बनाते हैं और नागरिकों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। जंतर मंतर में हुए अनेक आंदोलनों ने सरकार और प्रशासन को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया है। कई बार भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई गई, परीक्षाओं की पारदर्शिता बढ़ाई गई तथा युवाओं की मांगों पर सकारात्मक विचार किया गया। इन आंदोलनों से युवाओं में नेतृत्व क्षमता, संगठन कौशल और सामाजिक चेतना का विकास होता है। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हैं। इसके अलावा आंदोलनों में सामाजिक एकता और सामूहिक प्रयासों की भावनाओं को भी मजबूत बनाते हैं। हालांकि आंदोलनों में लोकतांत्रिक अधिकार हैं, लेकिन इनके सामने कई चुनौतियां भी होती है। कई बार आंदोलन लंबे चलने पर प्रतिभोगियों को आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ अवसरों पर असामाजिक तत्व आंदोलन को भटकाने का प्रयास करते हैं, जिससे उसका मूल उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। यदि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित न रहे तो कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि आंदोलन संविधान और कानून की मर्यादाओं के भीतर रहकर संचालित किए जाएं। युवाओं की समस्याओं का समाधान केवल आंदोलनों से संभव नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह युवाओं की मांगों को गंभीरता से सुने और समय पर उचित कदम उठाए। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, रोजगार सृजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर युवाओं को भी अपने आंदोलन शांतिपूर्ण, जिम्मेदार और रचनात्मक तरीके से चलानी चाहिए। संवाद और सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। लोकतंत्र में विरोध के साथ साथ सकारात्मक
सुझाव देना भी उतना ही आवश्यक है। जंतर मंतर में युवाओं का आंदोलन लोकतांत्रिक की जीवंत और युवाओं की जागरूकता का प्रतीक है। यह युवाओं की आकांक्षाओं, संघर्षों और अधिकारों की अभिव्यक्ति का एक मंच है। जब युवा शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को प्रस्तुत करते हैं तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता है। सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि वे युवाओं की समस्याओं को समझें और उनके समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाएं। एक जागरूक, शिक्षक और सशक्त युवा वर्ग ही राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की आधार। रेडी, स्टार्ट। भोजन मनुष्य की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। भोजन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस देश में लोगों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, वहाँ भुखमरी की समस्या उत्पन्न होती है। भुखमरी केवल भोजन की कमी का नाम नहीं है, बल्कि यह गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, असमानता और सामाजिक पिछड़ेपन का भी प्रतीक है। भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद आज भी भुखमरी की समस्या से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। देश के अनेक क्षेत्रों में लाखों लोग दो समय का भरपेट भोजन प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि राष्ट्र के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। भुखमरी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपनी शारीरिक और आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। भोजन की कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो व्यक्ति कुपोषण, बीमारियों और शारीरिक कमजोरी का शिकार हो जाता है। अत्यधिक गंभीर स्थिति में यह मृत्यु का कारण भी बन सकती है। भुखमरी केवल गरीबी देशों की समस्या नहीं है, बल्कि विकसित और विकासशील देशों में भी विभिन्न रूपों में देखने को मिलती है। भारत विश्व के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक देशों में से एक है, जहां गेहूं, चावल, दालें, फल और सब्जियों का व्यापक उत्पादन होता है। उसके बावजूद देश के अनेक हिस्सों में लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों तथा शहरी झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में समय समय पर यह चिंता व्यक्त की गई है कि भारत में कुपोषण और भुखमरी की समस्या अभी भी गंभीर है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चे इसका सबसे अधिक शिकार होते हैं। कई बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण प्रभावित होता है। भुखमरी के पीछे अनेक सामाजिक और आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं। सबसे प्रमुख कारण गरीबी है। जिन लोगों की आय बहुत
कम होती है, वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी कठिनाई से कर पाते हैं। ऐसी परिवारों के लिए पौष्टिक भोजन खरीदना संभव नहीं हो पाता। बेरोजगारी भी भुखमरी का एक बड़ा कारण है। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो उनकी आय का स्रोत समाप्त हो जाता है और भोजन की उपलब्धता प्रभावित होती है। देश में बढ़ती बेरोजगारी का सीधा प्रभाव गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि भी इस समस्या को बढ़ावा देती है। जनसंख्या बढ़ने के साथ खाद्यान्न की मांग बढ़ती है। यदि उत्पादन और वितरित व्यवस्था संतुलित न हो तो अनेक लोगों तक पर्याप्त भोजन नहीं पहुंच पाता। खाद्यान्न वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं भी भुखमरी का कारण बनती हैं। सरकार द्वारा गरीबों के लिए भेजा गया अनाज कई बार जरूरतमंद लोगों तक पूरी मात्रा में नहीं पहुंचता। इससे योजनाओं का लाभ सीमित हो जाता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात और अकाल भी भुखमरी का बढ़ावा देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में फसलें नष्ट हो जाती हैं और खाद्यान्न की उपलब्धता प्रभावित होती है। भुखमरी का सबसे गंभीर प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। बच्चों में कुपोषण, बौनेपन तथा मानसिक विकास में बाधा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भुखमरी शिक्षा को भी प्रभावित करती है। भूखा बच्चा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। कई गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय मजदूरी करने के लिए मजदूर हो जाते हैं। मानसिक रूप से मजबूर हो जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी भुखमरी राष्ट्र के विकास में बाधा बनती है। कुपोषित और कमज़ोर श्रमिक कम उत्पादक होते हैं। इससे राष्ट्र उत्पादन और आर्थिक प्रगति प्रभावित होती है। सामाजिक स्तर पर भुखमरी असमानता, अपराध और सामाजिक असंतोष को जन्म दे सकती है। लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो समाज में असुरक्षा और अस्थिरता बढ़ने लगती है। भारत सरकार ने भुखमरी और कुपोषण को कम करने के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत करोड़ों लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। मिड डे मील योजना के माध्यम से विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जाता है ताकि उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार हो सके। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सुविधाएं
प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों भी खाद्य सुरक्षा और पोषण सुधार के लिए अनेक समस्याएं एवं अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक भूखा न रहे। भुखमरी की समस्या का स्थायी समाधान केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है। इसके लिए समाज और नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने आवश्यक हैं। शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। खाद्यान्न वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना होगा ताकि सरकार सहायता वास्तविक ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके। भोजन की बर्बादी रोकना भी अत्यंत आवश्यक है। विवाह समारोह, होटलों और अन्य आयोजनों में बचे हुए भोजन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों और जागरूक नागरिकों को भी भुखमरी उन्मूलन के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी लेनी चाहिए। भुखमरी मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती है। यह केवल भोजन की कमी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास एवं आर्थिक असमानताओं का परिणाम है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसी भी व्यक्ति का भूखा रहना अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। सरकार, समाज और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से ही इस समस्या का प्रभावी समाधान संभव है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए तो न केवल भुखमरी समाप्त होगी बल्कि राष्ट्र का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा। एक स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए भुखमरी का उन्मूलन अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप। दोस्तों, अब हम लिखने जा रहे हैं हमारी चौथी डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, पत्रिकाओं तथा डिजिटल मीडिया के माध्यम से जनता तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। मीडिया का प्रमुख कार्य समाज को जागरूक करना, सरकार की नीतियों की जानकारी देना, जनमत का निर्माण करना तथा जनता और शासन के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। एक समय था जब मीडिया की खबरें और विचारों का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता था, किंतु वर्तमान समय में अनेक कारणों से देश की मीडिया का प्रभाव पहले की तुलना में कम होता दिखाई दे रहा है।
लोगों का भरोसा, सूचना प्राप्त करने के तरीके तथा संचार के संसाधन बदलने के कारण भूमिका मीडिया की और प्रभावी ढंग से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। मीडिया किसी भी राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जनता को देश और दुनिया की घटनाओं से अवगत कराता है। मीडिया भ्रष्टाचार, अपराध, सामाजिक समस्याओं और जनहित के मुद्दों को उजागर करके सरकार और प्रशासन को जवाबदेह बनाता है। इसके माध्यम से नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक माने जाते हैं। यह शासन की गतिविधियों पर निगरानी रखता है और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसी कारण मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी भी कहा जाता है। देश में मीडिया के प्रभाव में कमी आने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया का तेजी से बढ़ता प्रभाव है। आज लोग समाचार प्राप्त करने के लिए केवल समाचार पत्रों और टेलीविज़न चैनलों पर निर्भर नहीं हैं। फेसबुक, एक्स, पूर्व में ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों के लिए सूचना के प्रमुख स्रोत बन गए हैं। परिणाम स्वरूप पारंपरिक मीडिया का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हुआ है। दूसरा कारण मीडिया की विश्वसनीयता पर उठते प्रश्न हैं। कई बार समाचारों में पक्षपात, अधूरी जानकारी या सनसनीखेज प्रस्तुति के आरोप लगाए जाते हैं। जब लोगों को लगता है कि समाचार पत्र निष्पक्ष नहीं होते, तो इसका प्रभाव मीडिया पर कम होने लगता है। व्यवसायीकरण भी मीडिया के प्रभाव से कमी का एक महत्वपूर्ण कारण है। कई मीडिया संस्थानों पर विज्ञापनों और व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देने के आरोप लगते हैं। ऐसी स्थिति में जनहित के मुद्दों की अपेक्षा मनोरंजन और टीआरपी आधारित सामग्री को अधिक महत्व देता है, जिससे मीडिया की गंभीरता पर विश्वसनीय प्रभाविता होती है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया सूचना प्रसार का सबसे तेज माध्यम बन चुका है। कोई भी व्यक्ति कुछ ही सेकंड में अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। इस कारण समाचारों के प्रसार पर प्रभावी पारंपरिक मीडिया का एकाधिकार समाप्त हो गया है। हालांकि सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके साथ फर्जी समाचारों और अफवाहों की समस्या भी बढ़ती है। लोग कई बार सत्यापन किए बिना सूचनाएं साझा कर देते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग समाचार पत्रों एवं चैनलों और अखबारों की अपेक्षा सोशल मीडिया को अत्यधिक महत्व देने लगते हैं। आज नागरिक सबसे पहले अपेक्षा अधिक जागरूक और
सूचनाओं के प्रति सजग है। इंटरनेट के माध्यम से लोग विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे किसी एक मीडिया संस्थान पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होते। विभिन्न समाचार स्रोतों की तुलना करने और तथ्यों की जांच करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसके अतिरिक्त युवा पीढ़ी का ध्यान पारंपरिक मीडिया की तुलना में डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर अधिक आकर्षित है। समाचार पढ़ने के बजाय वे छोटे वीडियो, ब्रॉडकास्ट और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना पसंद करते हैं। इस बदलाव ने मीडिया के पारंपरिक प्रभाव को कम कर दिया है। यदि मीडिया का प्रभाव अत्यधिक कम हो जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब एक और स्वतंत्र मीडिया सरकार और प्रशासन को जवाबदेह बनाए रखने का कार्य करता है, यदि जनता का विषय मीडिया से पूरी तरह समाप्त हो जाए तो जनहित के अनेक मुद्दे प्रभावी ढंग से सामने नहीं आ पाएंगे। मीडिया के कमज़ोर होने से फर्जी समाचारों और अफवाहों पर प्रसार बढ़ सकता है। जब विश्वसनीय सूचना स्रोत कमज़ोर पड़ सकते हैं तो लोग अपुष्ट समाचार सूचनाओं पर विश्वास करने लगते हैं। इससे समाज में भ्रम और अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त खोजी पत्रकारिता और जनहित से जुड़े मुद्दों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अनेक महत्वपूर्ण मामलों का खुलासा मीडिया के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इसलिए मीडिया की प्रभावशीलता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। मीडिया के प्रभाव को सकारात्मक रूप से बनाए रखने के लिए उसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता को मजबूत करना आवश्यक है। समाचारों तथा तथ्यात्मक जांच संतुलित करना, प्रस्तुति और नैतिक पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मीडिया संस्थानों को जनहित के मुद्दों पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए तथा समाचारों की पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। डिजिटल युग की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मीडिया को नई तकनीकों का उपयोग करना चाहिए और विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने चाहिए। जनता को भी मीडिया साक्षरता के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे सही और गलत जानकारी के बीच अंतर समझ सकें। इससे समाज में तथ्य आधारित सोच को बढ़ावा मिलेगा। देश में मीडिया का प्रभाव पहले की तुलना में कुछ क्षेत्रों में कम हुआ है, जिसका प्रमुख कारण सोशल मीडिया पर विस्तार, बदलती तकनीक, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और विश्वसनीयता से जुड़े प्रश्न हैं। फिर भी मीडिया लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ बना हुआ है। समाज को जागरूक करने, जनमत निर्माण करने और शासन को जवाबदेह बनाने में इसकी भूमिका आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आवश्यकता इस बात
की है कि मीडिया अपनी निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनसेवा की भावना को बनाए रखे। एक मजबूत लोकतंत्र, स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया ही स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला है तथा राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। स्टॉप। चलिए दोस्तों, ये हमारी लास्ट डिक्टेशन नंबर 5। स्टार्ट करें। रेडी, स्टार्ट। भारत विकास विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां शासन, संविधान, कानून और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होता है। लोकतंत्र की मूल भावना यह है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित न होकर संविधान और संस्थानों के माध्यम से नियंत्रित हो। प्रधानमंत्री देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और उसकी भूमिका राष्ट्र के विकास, सुरक्षा तथा प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की होती है। किंतु जब किसी प्रधानमंत्री या सरकार पर सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण, विपक्ष की उपेक्षा, संस्थानों पर प्रभाव या असहमति के प्रति असहिष्णुता जैसे आरोप लगते हैं, तब प्रधानमंत्री की तानाशाही जैसे शब्द सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाते हैं। यह विषय राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और इसका अध्ययन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। तानाशाही ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सत्ता का अधिकांश भाग एक व्यक्ति, समूह या दल के हाथों में केंद्रित हो जाता है। ऐसी व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यापक भागीदारिता नहीं होती तथा विरोधी विचारों को समिति या नियंत्रण किया जा सकता है। तानाशाही में शासक की इच्छा को सर्वोपरि माना जाता है, जबकि लोकतंत्र में संविधान और कानून सर्वोच्च होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी निर्वाचित नेता को तानाशाह कहना एक राजनीतिक मत हो सकता है, लेकिन वास्तविक तानाशाही और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के बीच अंतर समझना आवश्यक है। इसलिए इस विषय का मूल्यांकन तथ्यों, संवैधानिक व्यवस्थाओं और लोकतांत्रिक मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता के विभिन्न केंद्रों होते हैं और जैसे संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया और अन्य संवैधानिक संस्थाएं, यह जब यह धारणा बना लेती हैं कि निर्णय लेने की शक्ति अत्यधिक रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय या शीर्ष नेता के केंद्रित हो रही है, तब कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक संतुलन के लिए चर्चा का विषय मानते हैं। आलोचकों का तर्क होता है कि यदि महत्वपूर्ण निर्णयों में मंत्रिमंडल, संसद या अन्य संस्थाओं की भूमिका कम होती दिखाई दे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया
कमज़ोर हो सकती है। दूसरी ओर समर्थकों का मानना है कि मजबूत नेतृत्व से निर्णय लेने की गति बढ़ती है और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होता है। लोकतंत्र के विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है, कमियों को उजागर करता है और वैकल्पिक सुझाव प्रस्तुत करता है। यदि विपक्ष पर्याप्त अवसर न मिले या उसकी बातों को महत्व न दिया जाए तो लोकतांत्रिक संवाद प्रभावित हो सकता है। कई बार राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं कि सरकार विपक्ष की बातों को पर्याप्त महत्व नहीं देती। वहीं सरकारें यह तर्क देती हैं कि वे संविधान और कानून के अनुसार कार्य कर रही हैं तथा विपक्ष की आलोचना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। इस प्रकार लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। मीडिया सरकार की नीतियों का विश्लेषण करता है और जनता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों तक पहुंचाता है। यदि मीडिया पर किसी भी प्रकार के दबाव, पक्षपात या स्वतंत्रता में कमी की आकांक्षा व्यक्त की जाती है तो लोकतंत्र व्यवस्था को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि मीडिया और सरकार के संबंध हमेशा जटिल रहे हैं। किसी भी सरकार की आलोचना को लोकतंत्र का हिस्सा माना जा सकता है, जबकि सरकारें अक्सर अपनी नीतियों और निर्णयों का बचाव करती हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में मीडिया, सरकार और जनता के बीच संतुलित संवाद आवश्यक है। भारतीय संविधान ने न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थानों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की व्यवस्था दी है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ये संस्थाएं निष्पक्ष और स्वतंत्र बनी रहें। यदि जनता को विश्वास हो कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक तथा अन्य संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। इसके विपरीत इन सभी संस्थानों की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठते हैं तो शासन व्यवस्था के प्रति चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसलिए संवैधानिक संस्थानों की स्वायत्तता लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है। कई बार किसी प्रधानमंत्री की निर्णायक कार्यशैली को उसके समर्थन मजबूत नेतृत्व के रूप में देखते हैं, जबकि विरोधी उसे सत्ता का केंद्रीकरण मान सकते हैं। इसलिए मजबूत नेतृत्व और तानाशाही के बीच स्पष्ट अंतर समझना आवश्यक है। मजबूत लोकतंत्र में नेतृत्व संविधान, कानून और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दायरे में रहकर कार्य करता है। इसके विपरीत तानाशाही में संस्थानों की भूमिका सीमित हो जाती है और सत्ता का निर्णय एक व्यक्ति या समूह के हाथों में
केंद्रित हो जाता है। लोकतंत्र में चुनाव, न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और नागरिक अधिकार ऐसे तंत्र हैं जो किसी भी प्रकार के वास्तविक तानाशाही को रोकने का कार्य करते हैं। लेकिन लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र और प्रभावी रूप से कार्य करें। संसद में सार्थक बहस हो, विपक्ष को पर्याप्त अवसर मिले, मीडिया स्वतंत्र रहे और नागरिकों को भी अपनी बात पूरी तरह रखने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। नागरिकों को भी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। मतदान, सार्वजनिक चर्चा और संविधान के प्रति सम्मान लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं। संविधान सरकार और विपक्ष दोनों का दायित्व है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करें। प्रधानमंत्री की तानाशाही एक ऐसा विषय है जिस पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण मजबूत हैं। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना और समर्थन दोनों स्वाभाविक हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक शक्ति उसके संविधान, स्वतंत्र संस्थाओं एवं जागरूक नागरिकों और कानून के शासन में निहित होती है। इसलिए आवश्यक है कि सत्ता का संचालन लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हो। जब संविधान सर्वोच्च रहेगा और संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी तो लोकतंत्र सुरक्षित और सशक्त बना रहेगा। स्टॉप।